इन्होंने किसानों के लिए बोला कि नैनो यूरिया आया है, एकदम फ्रॉड है वो सारा। ये देश के साथ में फ्रॉड है पूरा। नैनो यूरिया का डिटेल में कभी आप अगर बोलोगे तो उसके बारे में मैं डिटेल में बोलूंगा कि, और ये बोल रहे हैं कि जैविक खेती करेंगे, ये खेती करेंगे, खेती के ऊपर बोले, टोटल फ्रॉड। कुछ नहीं, उसमें एक भी बात सच नहीं है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज 75वां यौम आज़ादी यानी स्वतंत्रता दिवस है और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जो लाल किले से तकरीर करते हैं वो तकरीर की है। वो बहुत ही अहम है। देश के लोगों को ये जानना कि प्रधानमंत्री जी क्या कुछ कह रहे हैं और उसमें जो कुछ कहा गया है उसमें जो जो देखने वाले समझने वाले लोग हैं उसके क्या मानी समझ रहे हैं। इसको समझने के लिए, बताने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं अविनाश काकड़े जी, नागपुर से किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं और गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। ये एक अजीब वक्त है जब गांधीवादी विचारधारा का जिक्र होता है तो तब भी शायद लोग जिन्हें कहते हैं ना कान खड़े हो जाते हैं। ये भी कहा जाना एक अजीब सी सूरत हाल बन रही है। इस पर भी बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। नमस्कार। शुरू में आप थोड़ा सा ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने खास खास बातें क्या कुछ कही हैं, क्योंकि बहुत लोग हमारे जो दर्शक हैं वो होंगे जिन्होंने वो तकरीर पूरी नहीं सुनी होगी। फिर हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। जी जी, नमस्कार। आदरणीय मोदी जी ने पंचप्राण संकल्प लिया 25 साल के लिए। तो सरकार तो 25 साल की चलाते हर वक्त। उसके बाद में उन्होंने बोला कि एक नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और उसको जय अनुसंधान जोड़ दिया। उसके बाद में महिलाओं का अपमान स्वीकार नहीं होगा, 25 साल में महिला सशक्तिकरण हो जाएगा। उसके बाद में उन्होंने बेनिफिट ट्रांसफर से हमने कितना लाभ पहुंचाया, 2 लाख करोड़ कैसे बचाए, परिवारवाद कैसे समाप्त होगा, और बच्चे जो खिलौने विदेशी मांगते थे अब कैसे देसी खिलौने से मांगने लग गए, लोगों की ध्यानाकर्षण हो गया। और गांधी ने जो अंतिम आदमी का उद्धार करने की बात की थी वो मैंने कैसे साकार किया और मेरे सपनों में कैसा अंतिम आदमी है, इसके बारे में उन्होंने बात किया। और उसके बाद में उन्होंने बात किया कि हमारा अमृत काल आ गया है, अमृत काल में जी रहे हम। मेरे प्यारे भारे प्यारे देशवासियों, 75 बार से ज्यादा बोले, अमृत काल जैसा ही है। और अमृत काल की भी गणना उन्होंने सैकड़ों बार की है, अनेकों बार उन्होंने अमृत काल की जनगणना की है। तो ये लबुलुआ भी है कि उन्होंने बिजली, पानी, सड़क सब जो निजी हाथों में जा रहा है, राफेल टेक्नोलॉजी हमने ली नहीं, मगर आत्मनिर्भर रक्षा नीति हम बनाएंगे, इस पे कोई बात नहीं हुई। जो तोप मनमोहन सिंह जी ने 2013 में बनानी शुरू की थी, अब बेचारे मोदी जी उसको बना रहे कि हमने तोप बना ली, इस वक्त की सलामी हमने अपने देसी तोप से दी। हालांकि 2013 में वो बताना भूल जाते हैं कि ये किसने बनाया था, किसका सपना था, वगैरह वगैरह। तो ये सपने तो इन्होंने कभी देखे नहीं देश के लिए। आपने देखो कि जैसे सपना देखने की बात होती है, तो गांधी ने 1920 में जो गांधी आश्रम में झंडा निर्माण का यूनिट बनाया था वो बंद पड़ने के कगार पर है, उसको नहीं बनाया। ये जो झंडे बनाए उन्होंने, 28 करोड़ झंडे बनाए, ये बुनकरों के हाथ से बनाते, हथकरघा के इसमें बना लेते, ये खादी के इसमें बना लेते। तो मुझे लगता है कि इस देश की बुनकरों की इकोनॉमी और खादी की इकोनॉमी बूम कर जाती। मगर चूंकि नव इंडस्ट्री गुजरात की चुन के है और जो धागा और वो जो कपड़ा लाना है, तो हमने इकोनॉमिकल जो बूम करने का ठेका लिया है वो हमने विदेश का लिया है, हमने अपने देश का ठेका नहीं लिया। मगर हम नारे बराबर देश के देते रहते हैं, देशभक्त बनाते रहते हैं और हमारे देशभक्त बनते जा रहे हैं। देखो, आज इस वक्त मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि नेहरू को किसी बात के लिए जिम्मेवार नहीं ठहराया डायरेक्टली। ये अच्छा लगा, क्योंकि मेरे ख्याल से एक वीडियो मुझे मिला था कि जिसमें कुमार विश्वास बोल रहे हैं कि वीडियो में
एक ऐसे लोग आ गए हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो गांधी और नेहरू को पानी पी पे गाली देते हैं। और वो अकेले खाली वो लोग नहीं देते, उसमें मोदी जी भी शामिल है, मोदी जी के मंत्री भी शामिल है, मोदी जी की सारा गोदी मीडिया शामिल है और सारा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी शामिल है। वो कुमार विश्वास का जो वीडियो बोलता है कि भाई हरिवंश राय बच्चन ने एक कवि गोष्ठी बुलाई थी, उसमें अचानक नागार्जुन जी आ गए उनसे मिलने के लिए। कवि गोष्ठी में उनका आमंत्रित नहीं किया था बच्चन जी के, वो नहीं किया, क्योंकि नागार्जुन जो थे वो नेहरू के सख्त विरोधी थे। और वो सख्त विरोध में जो कविता गाते थे, वो कविता के लिए वो सोच रहे थे कि नेहरू पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे इसको। इसलिए जब इंदिरा जी सब कवियों को बुलाने आ गई तो बाबा वहां बैठे रहे, बाबा नागार्जुन वहीं बैठे रहे। तो इंदिरा जी ने कहा कि चलिए आप भी चलिए, मैंने आपकी कविता सुनाऊं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तेरे पिताजी को मेरी कविता पसंद नहीं आएगी, इंदु तू मुझे बुलाने का आग्रह मत कर। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, चलिए आप। उन्होंने जो कविता गाई थी कि नेहरू के सामने गाई थी, जो नेहरू के लिए सारा दुनिया में नासिर और टीटो भी सलाम करता था, अमेरिका और रूस भी उनके पाले में आना, खुद के पाले में बुलाना चाहते थे, और गांधी के दत्तक पुत्र माने जाते थे। और प्रोफेसर लास्की पार्क जो थे, जो लंदन इकोनॉमी स्कूल के दुनिया के फेमस इकोनॉमिस्ट थे, वो भी जिस नेहरू को सलाम करते थे, उस नेहरू के सामने बाबा नागार्जुन ने गाया कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। ये बोलने वाले बाबा नागार्जुन के पीछे ना ईडी लगी, ना बीडी लगी, ना सीडी लगी, ना पुलिस लगी, ना उनके ऊपर कोई केस चली, ना वहां से उठ के चले गए, कुछ नहीं किया उन्होंने। ना उन्होंने बोला कि मेरा जान को खतरा है, ऐसा भी नहीं बोला। कभी नेहरू जी ने ऐसा नहीं बोला कि मेरी जान को खतरा है, क्योंकि उस देश में जिस देश के वो प्राइम मिनिस्टर हो, वहीं उनके जान को अगर खतरा होता तो ये देश निर्माण नहीं होता। मोदी जी ने खैर जो बोला है उसमें 5 चीजें जो है, वो जो आपको बताया मैंने, पंच प्राण। मैं उसी पर आना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले कि आप उस पर थोड़ा सा और डिटेल बताएं, पंच प्राण संकल्प पर मैं ये जानना चाहता हूं। आप भी सियासत को एक लंबे अरसे से देख रहे हैं, हम भी पत्रकारिता कर रहे हैं, तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता 40 साल के आसपास हो गए। कभी किसी प्रधानमंत्री ने अगले 25 साल का प्लान नहीं दिया, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है उसे खुद मालूम होता है कि मैं 5 साल के लिए हूं, और जब वो आखिरी 2-3 साल होते हैं तो वो उतना ही तक की बात करता है जब तक को वो है। ये 25 साल का प्लान देने का प्लान क्या है? ये क्या आरएसएस का लार्जर एजेंडा है जो पेश किया गया है? वो क्या कुछ है, थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा बताइए। देखो, स्वतंत्रता का मायना आरएसएस के नजर में है मुक्ति। मुक्ति तो मरने के बाद मिलती है, स्वतंत्रता जिंदे आदमी को मिलती है। उन्होंने स्वतंत्रता को मुक्ति में बदल दिया, तो 25 साल में तो मुक्ति सारे देश को मिल जाएगी, इनको भी मिल जाएगी मुक्ति, है ना। ये समता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता, इन्होंने पूरा उलटने का काम कर दिया। तो ये हर वक्त वर्तमान में कुछ नहीं कर सकते, करने के लायक कुछ बचा नहीं है, कुछ करके दिखा नहीं सकते। तो ये पुरानी जो गालियां देने का काम है पुराने प्रधानमंत्रियों को और देश के पुराने लोगों को, वो भी अब समाप्त होने के कगार पर है। अब कितने दिन देंगे? 8 साल तो हो गए, 8वां भाषण था इनका, 8 साल हो गए अब। तो अभी अभी उनका उनका काम क्या बचा है अब, कि लबो लुआब बताना, वर्तमान में नहीं जीना है। किसी धर्म के लोग या किसी धार्मिक लोग वर्तमान में जीने नहीं देते, वो पुराना कल, बीता हुआ कल और आने वाले कल के बारे में ही चर्चा करेंगे। आपको एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि जिस यानी हम जितने भी धर्म हैं वर्तमान के, वो हमको बताते हैं कि ये सारी कायनात धर्मों के जो भगवान है उन्होंने बनाई है, मगर यहाँ से मुक्ति ले लेना है हमको, और मुक्ति के लिए कार्य करना है। भाई भगवान ने बनाई और भगवान ने हमें पैदा किया, तो ऐसे गलत जगह भगवान कैसे पैदा करता है? तो ये आरएसएस इसको नहीं समझेगा, क्योंकि आपको सबको और हमको मुक्ति देनी है। उनको उनको वास्तविक काम कुछ नहीं करना है, वास्तविकता में लूट के सिवा और कुछ नहीं करेंगे, यही मैं बता रहा हूँ। तो उनका पहला जो था पंच प्राण का संकल्प में, वो विकसित भारत। अब विकसित कैसे होगा? बैंक बेच दिए, सार्वजनिक उद्योग बेच दिए, रेल की बोगियां चाइना बना रही है, पुलिया चाइना बना रहा है, टनल चाइना बना रहा है, मूर्तियां टनल बना रही है, राफेल टेक्नोलॉजी लेने से हमने मना कर दिया। 100% रक्षा उत्पादन हमने एफडीआई में दे दिए, और हम बता रहे हैं कि हमारा विकसित भारत होगा। अडानी जी को सारे एयरपोर्ट, सीपोर्ट, बिजली संयंत्र, खदानें, स्कूल हम सब बेच दिए।
आत्मनिर्भर भारत होगा। ये जो पंच प्राण है, पंचतत्व है, उसमें है कि विकसित भारत होगा, चाटुकारिता मुक्त सेवा होगी, अभिमान रखे जाएगा, ऐतिहासिक जो धरोहर है उसके ऊपर संकल्प लिया जाएगा, उसका हमें अभिमान रखना चाहिए, एकता और आत्मनिर्भरता। तो मैं अभी अभी आपको आत्मनिर्भरता और एक इसकी बात बता रहा था कि कैसे विकसित भारत होगा। तो हमने पढ़ा, प्रधानमंत्री जी ने अब लाल किले से बोला है कि हमारा देश 5G से मुक्त युक्त हो जाएगा। 5G 28 लाख करोड़ के घाटे से अंबानी ने खरीद लिया है। तो आप मोदी जी अंबानी की घोषणा कर रहे थे कि अंबानी क्या करने वाले हैं, उनके कंपनी के सीईओ बन के, या देश की घोषणा करने वाले हैं, मुझे नहीं पता। उसके बाद में सारे एयरपोर्ट और सी पोर्ट और सारे बिजली संयंत्र खदानें कल भेज दिए। मध्य प्रदेश में सारे जो बिजली का अधिकार है वो अडानी के पास चला गया है, और सब जगह का जाने वाला है, प्रीपेड होने वाली है, सारी बिजली प्रीपेड होने वाली है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा, भक्तों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। हमारे जैसों को कुछ समझ में आता है तो मुझे नहीं लगता है कि हमारी कोई बात अभी उस तीव्रता से सुन रहे हैं। मैंने जो बोला था कई साल पहले, मैंने बोला था ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में, और मैंने ताजमहल के बारे में भी बोला था, 1857 के गदर के भी बारे में बोला था। ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजा जाता है, उसमें हुई गलतियों को सुधारा जाता है। वो जो धरोहर की जो कुछ हुआ होगा उसको सुधारने के लिए, गलतियां सुधारने के लिए होता है, बदला लेने के लिए ऐतिहासिक धरोहरों का अभिमान कभी नहीं रखा जाता है। जो भी देश गलतियों को अभी सुधारता होगा, भूतकाल की गलतियों को वर्तमान में सुधारने का प्रयास करता होगा, वो सिवाय देश को विखंडन के रास्ते पर और समाज को विघटित करने के रास्ते पर ले जाता है, दूसरा कुछ नहीं है। तीसरी घोषणा उनकी थी कि ओला को बैटरी वाले बनाने वाले वाहन सारे ओला बनाएगा। भैया ये आत्मनिर्भर भारत है, ये विकसित भारत है। $1 का मूल्य 80 रुपए हो गया, जिसमें देश का श्रम मूल्य गिराकर भारत को आत्मनिर्भर कर रहे, और हमें दिवा स्वप्न दे रहे कि 25 साल में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एकता कैसी बनाएंगे आप देश को? दूसरा मुद्दा है एकता बनाने का। तो भारत का मन, आत्मा, जन, बुद्धि, सोच, विचार, जानकारी सब कुछ गुलाम है। मोदी मीडिया ने जानकारी भी गुलाम बन दी है। लोकतंत्र का पहला जो ये होता है मौलिक तत्व है कि आपको सही इंफॉर्मेशन मिले। कहां से मिलेगी? इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। ये इंफॉर्मेशन किसी ने देते हुए देखा आपने कि खादी का झंडा होना चाहिए था, रेशम का झंडा होना चाहिए था, ऊल का झंडा होना चाहिए था। 2022 में इन्होंने बदल दिया, सब बदल दिया, मगर एक चीज नहीं बदले थे कि झंडे के ऊपर लाइट भी होना चाहिए। अगर झंडा अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। पूरे देश में झंडे की हालत क्या होगी देख लेना, कर से हालत आपको दिखाई देगी। और अंधेरे में सारे झंडे, 13 तारीख से अंधेरे में रह रहे झंडे, ये देश का सम्मान है, ये तिरंगे का सम्मान है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसा सम्मान कर रहे हैं। और हम गुलामों से अभिमान और एकता लाएंगे, जहां जातिवाद और धर्मवाद फैलाना सत्ता का पोषित नारा हो, सत्ता द्वारा पोषित ऐसे यानी ये आंदोलन चलते हो, उस देश में हम आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं और हम देश में एकता लाने की बात कर रहे हैं। भाई होश की दवा करनी चाहिए कि ऐतिहासिक धरोहरों को, जिसमें अभी तक ज्ञानवापी मस्जिद और ताजमहल के बारे में विवाद चल रहे हैं, और विवाद खड़े करने का काम जिन लोगों ने किया वो देश में एकता लाने की बात कर रहे हैं। जय जवान जय किसान के साथ में अनुसंधान जोड़ने वाले, सारे अनुसंधान का पैसा, सारे कंपनियों के अनुसंधान का पैसा हमारे आरएसएस की एनजीओ को देकर धर्मों में नफरत और धर्मों में, जातियों में विभाजन और झगड़े लगाने का जो अनुसंधान कर रहे हैं, उसका वही अनुसंधान चाहते हैं क्या मोदी जी? कौन सा अनुसंधान चाहते हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इन्होंने किसानों के लिए बोला कि नैनो यूरिया आया है, एकदम फ्रॉड है वो सारा। ये देश के साथ में फ्रॉड है पूरा। नैनो यूरिया का डिटेल में कभी आप अगर बोलोगे तो उसके बारे में मैं डिटेल में बोलूंगा कि, और ये बोल रहे हैं कि जैविक खेती करेंगे, ये खेती करेंगे, खेती के ऊपर बोले, टोटल फ्रॉड, कुछ नहीं, उसमें एक भी बात सच नहीं है। और जब उन्होंने भावुकता में महिलाओं के बारे में किया कि महिलाओं का अपमान स्वीकार नहीं है, तो मुझे सेंगर याद आए, मुझे आसिफा याद आई, मुझे मेरठ का यौन शोषण करने वाला अभी का अड्डा, भाजपा के उपाध्यक्ष ने चलाया हुआ अड्डा याद आया। बिहार में इनके जो शर्मा जी थे, जिन्होंने प्रोस्टिट्यूशन का, बच्चियों का भी नहीं शोषण छोड़ा, ऐसा वो याद आया। हाथरस पीड़िता के बारे में अजय बीस ने जो नौकरी भाई को नकार दिया, घर देने का जो लबुलुआब था वो नकार दिया, वो मुझे याद आया। और ये सब होके अगर भावुक होते हैं प्रधानमंत्री जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मगरमच्छ के आंसू है,
या बगुले का जो ये साधना है वो मोदी जी कर रहे, क्योंकि उस वक्त तो मोदी जी चुप थे। उस वक्त मोदी जी ने कुछ नहीं किया। बेनिफिट ट्रांसफर की बात करके 2 लाख करोड़ बचाए की बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि 11 लाख करोड़ माफ करने वाले मोदी जी 2 लाख करोड़ किससे बचाए? रिकवरी कर रहे किसानों से। बोलते हैं कि गलती से हमने अपने अकाउंट में डाल दिया और उनसे रिकवरी सख्ती से हो रही है। वो 2 लाख करोड़ बचाए, कौन से बचाए? आपका चूल्हा नहीं जल रहा है, किसी के घर में सिलेंडर नहीं हो रहा है, वो आपने 2 लाख करोड़ बचाए और परिवारवाद समाप्त करेंगे बोल रहे। भाषण में तो बहुत बड़ी 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 बातें करते हैं, दूसरे बाद में परिवारवाद समाप्त कैसे करेंगे? और मैं खाली राजनीतिक परिवारवाद नहीं, सारा परिवारवाद समाप्त करूंगा, जुडिशियली में करूंगा, इसका करूंगा। मैं स्वागत करता हूं, करके दिखाइए। भाषण 8 साल हो गए, भाषणों के सिवाय आपने कुछ नहीं दिया। पिछले 8 सालों में इन्होंने जो भाषण दिए हैं कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, जॉब देंगे, हाउस फॉर ऑल देंगे, डबल फॉरेन फार्मर का इनकम डबल करेंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, ये कहां पर है? ये सुब्रमण्यम स्वामी जी का सवाल है, मेरा नहीं है। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी को जवाब दो, हम तो बहुत छोटे आदमी है, हमको जवाब नहीं दे सकते, तो मत दीजिए, मगर सुब्रमण्यम स्वामी जी को जरूर दीजिए। हम वो प्रधानमंत्री जी ने कहा बच्चे अब खिलौना भी विदेश से नहीं चाहते, विदेश का खिलौना नहीं चाहते, देश से खिलौना चाहते। मगर सत्ता ने ट्रेन के बोगिया चाइना से इंपोर्ट किया, ब्रिज चाइना को बनाने का ठेका दिया, पुतला जाना है चाइना को बनाने का ठेका दिया, झंडे का ठेका भी फॉरेन कंपनियों को दिया। ये सब हम फॉरेन से और चाइना से मंगाएंगे और बच्चों को बताएंगे कि खिलौने मत करो, पिचकारी मत लो, झंडे मत लो, अपने घर में लगने वाले जो लाइट होते हैं वो मत लगाओ। ये गजब का राष्ट्रवाद है और गजब की देशभक्ति है, मुझे समझ में नहीं आती सर। माफ करे लोग मुझे कि मुझे ये देशभक्ति और ये राष्ट्रभक्ति समझ में नहीं आई। और उन्होंने दूसरा जो बोला था गांधी के अंतिम आदमी का ध्यान रखेंगे, तो मेरे ख्याल से गांधी के अंतिम आदमी का मतलब मोदी जी ने ये निकाला है कि मेहुल भाई चौकसी और ऋषि अग्रवाल पे ध्यान देना, इसका मतलब गांधी के सपनों पर ध्यान देना होता है। क्योंकि आपको बता देता हूं मैं एक बात कि जो वरुण गांधी है उन्होंने बोला था, वही सदन बताता है कि धन पशुओं को हमने 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए लोन माफ किया। अब मुझे बताइए कि उस तिजोरी पर किसका अधिकार पहला है? गरीबों का अधिकार पहला है। और गांधी जी ने जो कहा था कि अंतिम आदमी को मिलना चाहिए, उसकी क्रय शक्ति बढ़नी चाहिए, उसको राहत मिलनी चाहिए, तो क्या ये ऋषि जो है आपका ऋषि अग्रवाल और मेहुल चौकसी ये देश के अंतिम आदमी है? सवाल ये है कि इनका ये सब झूठ इसलिए चलता है कि पत्रकार बिक गए हैं, भयभीत विपक्ष हो गया है और जनता सो रही है, इसलिए ये सब झूठ चल रहा है और झूठ उनको बेचने में बहुत आसानी हो रही है। शिक्षा नीति पर मोदी जी ने एक बात नहीं की कि शिक्षा नीति से हमारे 85% बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे, 12वीं तक एग्जाम नहीं होगी और 8वीं क्लास तक बच्चे लेबर बन जाएंगे, इस पर कोई बात नहीं की। मजदूर नीति का सारा सत्यानाश कर दिया, उनको कोई सुरक्षा नहीं रखी, कामगार नीति को बेच दिया इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को, उस पर कोई बात नहीं की। हर चीज में कोई बात नहीं करते, जो आपने सर्वनाश किया है देश का उस पर कोई बात नहीं करते। आपने खादी निर्माताओं पर कोई बात नहीं की, आपने सूत निर्माताओं पर कोई बात नहीं की, झंडा यहाँ तक यहाँ बनाने का ठेका भी आपने नहीं दिया। भास्कर का राजस्थान एडिशन बोलता है कि 36% लड़कियों का मासिक धर्म प्रभावित हो गया है आपके वैक्सीन से, स्ट्रेन से, आपका जो उनके ऊपर प्रेशर है। कौन सी मजबूत महिला बनाना चाहते हो? 36% महिलाओं का अगर मासिक धर्म प्रभावित होता है तो किस इसकी युवा भारत की बात कर रहे हो आप? कहां से युवा भारत आएगा? और आपने युवा भारत को तो हिंदू मुसलमान में बांट दिया। आप 130 करोड़ की बात करके चले गए। आप मुझे बताइए कि 110 करोड़ जो लोग हैं उसमें से 28.3% बेकार भारत में है, 26% श्रीलंका में, या 28% है। लोगों को लगता होगा कि मैं हर वक्त मोदी जी का विरोध करता हूं, मैं ये देश को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता, ये देश की बर्बादी पर मैं रो रहा हूं, मैं इस देश के सर्वनाश पर रो रहा हूं। कि ये जो देश की भक्ति में लगे हुए लोग हैं, लड़के हैं, वो कब समझेंगे, किस तरीके से समझेंगे कि देश में कुछ नहीं बचा है, ना ये बचने देंगे। और आने वाले सालों में फिर से ये आ गए तो जो पुरानी हमारी व्यवस्था थी कि जो अपने जाति कर्म करने वाले लोग जाति कर्मों में घुस जाएंगे और कोई शिक्षा नहीं होगी, कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था लागू हो जाएगी, उस पर मुझे दुख होता है सर। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मोदी जी ने मेरा कोई घर नहीं छीना है, मेरा कोई खेत में उन्होंने हल नहीं जोता है,
ना मेरे कोई घर में किसी महिलाओं के साथ में उन्होंने कुछ किया है, ना संगियों ने किया है। मैं इस बात के लिए मैंने दुखी होता हूँ कि जो भारत को आजाद करने में हमारे पुरखों ने यानी कुर्बानी दी है, वो कुर्बानी का नतीजा हमको क्या मिल रहा है। तो कुर्बानी का नतीजा ये है कि हमारे, आपको बता देता हूं कि 5 सालों में जो भागवत कराड़ ने स्टेटमेंट दिया है कि 2017 से 18 में 1,61,328 करोड़ रुपए माफ कर दिए, 18-19 में 2,36,265 करोड़ रुपए माफ कर दिए, 19-20 में 2,34,970 करोड़ रुपए माफ किए, 20-21 में उन्होंने बताया 2,02,781 करोड़ रुपए माफ किए, और 2022 में इन्होंने 1,57,000 करोड़ रुपए माफ किए। टोटल अगर देखा जाए तो 9,91,640 करोड़ रुपए इन्होंने गुजरातियों के, व्यापारियों के माफ किए हैं। और ये अंतिम आदमी की बात करते हैं, गांधी के सपने की बात करते हैं। ये था गांधी का सपना। और इसमें मैं ये भी लिस्ट बता सकता हूं कि किसके सबसे ज्यादा माफ हुए हैं, क्यों उनको, ये भी लिस्ट मेरे पास में है, मैं आपको भेज दूंगा वो लिस्ट अगर चाहिए। इन्होंने 75 साल में जो विकसित आत्मनिर्भर भारत की जो बात की है, उसने 75 सालों में एक शब्द से लेकर 10 शब्दों तक विकसित भारत का जोक बनाया है। आपको 10 शब्दों का मैं पूरा जोक बता देता हूं। सबसे बड़ा मजाक मोदी जी का ये है कि मोदी है तो मुमकिन है और अच्छे दिन आएंगे। 1 वर्ड का जोक है नोटबंदी, 2 शब्दों का जोक है अच्छे दिन, 3 शब्दों का जोक है 15 लाख अकाउंट में, 4 शब्दों का जोक है सबका साथ सबका विकास, 5 शब्दों का जोक है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 6 शब्दों का जोक है 2 करोड़ नौकरियों का प्रावधान होगा, 7 शब्दों का जोक है मुझे आप प्रधानमंत्री मत बनाइए, चौकीदार बनाइए, 8 शब्दों का जोक है, ये 75 साल में इससे बड़े जोक नहीं हुए सर। 8वां जोक है 8 शब्दों का कि साल 2018 तक हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 9 शब्दों का जोक है 2022 तक सबके लिए मकान की व्यवस्था कर दी जाएगी। और 10 शब्दों का जोक है बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और ये जोकों को छोड़ के हम ये बात कर रहे हैं। हम ये बात करते हैं जब किसान लड़ रहा था तो हमने सिखों को खालिस्तानी बोला था। मुसलमानों को तो हम आतंकी बोलते ही है, सिखों को भी हमने खालिस्तानी बोला था। जबकि सच्चाई ये है कि भारत की आबादी में सिख 2% है और कुर्बानी 86% सिखों ने कुर्बानी दी है। और हर जगह पर, हर मोड़ पर कुर्बानी दी है। मुसलमानों ने भी कुर्बानी दी है और उन्होंने भी कुर्बानी दी है। हम उनको खालिस्तानी बोलते हैं, हम उसको आतंकवादी बोलते हैं। और हम चाहते हैं कि देश आत्मनिर्भर हो जाए, हम चाहते हैं कि देश में एकता बन जाए, हम चाहते हैं कि देश में गौरव करने लायक कुछ बात है और गौरव करो, उसके बाद में अभिमान रखो। तो ये सबसे बड़ा मजाक है देश के साथ में, और ये मजाक की मैं मजम्मत करता हूं। अगर आप 25,000 रुपए महीना कमाते हो तो आप 90% भारतीयों से ज्यादा भाग्यवान हो। मतलब 25,000 रुपए कमाना इस देश में सपना हो गया है। 10% लोगों के हाथ में सारी संपदा चली गई, और 10% नहीं, मैं बार बार बताता हूँ, 57 परिवारों के हाथ में 67% संपदा चली गई है। 25,000 से रुपए कमाने वाला आदमी लग्जरियस हो गया है। महंगाई इस तेवर इस बात पर रो रहे हैं, और रो रहे लोग महंगाई पर। बच्ची पेंसिल मांग रही है, हम महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं। बच्ची बोल रही है कि मेरा खाना, मेरे नूडल्स महंगे हो गए, हमारे यानी हमारा छाछ महंगा हो गया, हमारा आटा महंगा हो गया, हमारे चावल महंगे हो गए, और हम आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। हर चीज पे हम पैसा उगाही कर रहे हैं और हम आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। क्या कहे, मेरे पास तो शब्द नहीं है सर। अच्छा काकड़े जी, बहुत ही तकलीफ दे असल सीन जो है देश का वो आपने बताया कि कुछ ही परिवारों के हाथ में पूरे देश को एक तरह से नीलाम कर दिया गया। नीलाम लफ्ज इसलिए अच्छा नहीं है कि नीलामी जब होती है तो असली कीमत मिलती है। सर मैं बता देता हूं, लिए कांग्रेस को घेरा था, 2G के लिए कांग्रेस के इन्होंने घेरा था ना। अभी 28,000 का इनके तय कीमत से 28 लाख करोड़ रुपए कम मिले। अब घेरने के लिए ना तो कोई बचा है ना कोई घेरेगा। आपको बताता हूँ, ये सैनिकों पर जो गर्व व्यक्त करते हैं, वो उन्होंने सैनिकों को क्या बना दिया, 4 साल के सैनिक बना दिया सर। सैनिकों को मरवा के इलेक्शन जिताने का प्रबंध कर लिया।
तो मुझे तो बहुत ही विचित्र होता है कि कौन सा जय जवान, कौन सा जय किसान, कौन सा अनुसंधान और कौन सा विज्ञान है, मुझे समझ में नहीं आता सर। अब अच्छा काकड़ा जी, एक एक सीधा सवाल है कि ये बनता है कि प्रधानमंत्री जी जो कुछ बोल रहे हैं उसके साथ साथ उसी वक्त पर जो हकीकतें हैं वो आपने बताई, आंकड़ों के साथ बताई। क्या अभी ये उम्मीद की जाए कि प्रजातंत्र बाकी है, या ये 25 साल का प्रोग्राम सुनकर के समझ लिया जाए कि तानाशाही आ चुकी है? नहीं देखो, तानाशाही वगैरह लाना इनके बस की बात नहीं है, ये लाएंगे नहीं, मगर तानाशाही तो इन्होंने ला ली है। देखो, छुपी हुई तानाशाही आ गई है। 3 साल उन्होंने कंटिन्यू 100 लाख करोड़ की बात किए थे कि 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़। जब उसके ऊपर क्रिटिसाइज होने लगी है तो इस वक्त कोई फिगर नहीं दिए। मगर ये बात तो सच है कि हमारी जितनी भी संस्था है, जिसको लोकतांत्रिक संस्थाएं बोलते हैं, उसका दिन ब दिन दायरा छोटा होते जा रहा है। और इस दायरे को बड़ा करने के लिए, इस दायरे को रखने के लिए हमको सबको जागरूक होना पड़ेगा। हम अगर जागरूक नहीं हुए तो दोबारा गुलामी आने में बहुत समय नहीं लगेगा। अभी भी हम बोल रहे हैं तो बोलने की आजादी अभी नहीं छीना है। और चूंकि मैं अविनाश काकड़े हूं, तो हिंदुओं की अभी फिलहाल आजादी नहीं छीना है, मगर हमारे ऊपर भी कुछ लोग आते हैं। मुस्लिमों को थी आजादी, वो ट्रुथ वाला जो लड़का था जिसने ट्रुथ फाइंडिंग लगाया था, वो ट्रुथ फाइंडिंग भी करता है तो उसको जेल हो जाती है। इनकी इनकी जो है वो नुपुर शर्मा, उसको एक दिन के लिए भी पुलिस अरेस्ट नहीं करती है। तो आप जो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है, बहुत सारी सच्चाई है। मगर फिर भी ये देश हम सबका है। ये देश को बचाने का जिम्मा हम सबका है। ऐसा बोल के नहीं चलेगा। मैं अभी भी एक मीटिंग में आग्रह किया था कि मुस्लिम हिंदू धर्म पे कटाक्ष करना बंद कर दे, बौद्धिस्ट हिंदू धर्म के देवताओं पर कटाक्ष करना बंद कर दे, क्योंकि उसका फायदा उनको होता है। हम मर्यादा में रहे, हम अपने धर्म को सुधारे, दूसरे के धर्म को सुधारने का प्रयास ना करें। जब तक ये प्रयास हम नहीं करेंगे, जब तक नहीं करेंगे, इनको उनकी भूमि नहीं मिलेगी। वो जो इनको भूमि मिल जाती है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे उनके फेवर में हो जाते हैं, तो मुस्लिम चुप रहे। मैंने पिछले वक्त आपको एक बताया था कि मुस्लिम 10 साल से राजनीति के संन्यास ले ले, हम सबक सिखा देंगे इनको। नहीं करते हैं तो कम से कम चुप रहे, कम से कम शांत रहे, और हमारे जैसे जो लोग हैं उनके पीछे शक्ति खड़ी करने का प्रयास करें। देखो, जब अन्ना आंदोलन होता है तो आरएसएस सारी शक्ति लगा देता है, रामदेव बाबा के वक्त सारी शक्ति लगा देता है। मगर जब हम जैसे लोग आंदोलन करते हैं तो मुसलमानी भी दूरी बना लेता है, बौद्धिस्ट भी दूरी बना लेता है। जिन लोगों को देश बचाना है वो क्यों दूरी बनाते हैं? आप नहीं बोल सकते तो बोलने वाले के साथ तो खड़े रहिए, कम से कम उतना तो आप कर सकते हो। नहीं तो आपको सेकंड सिटीजन बना देंगे, फिर कहाँ जाओगे भाई? आपके लिए कोई देश नहीं है, भारत से अच्छा देश नहीं है ये देश में। जहां पूरे देश में, पूरे दुनिया में सुन्नियों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, अहमदियों पर अत्याचार हो रहे थे, हमारे देश में आजादी से सारे पर्व मना रहे थे। ये ध्यान रखने की जरूरत है। ये बहुत ही अहम बात है, क्योंकि जागरूकता और एक दूसरे के धर्म की आलोचना ना करना, ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल आपने बात कही। अभी मैं इस चर्चा को बहुत ज्यादा लंबा तो नहीं करना चाहता, लेकिन तानाशाही अभी तक एक अभी मीटिंग में मैं गया था जिसमें एक मुस्लिम मौलाना आए थे, और वो हिंदू शब्द कहाँ से आया, हिंदू धर्म कहाँ से आया, हिंदू का क्या मतलब होता है, मायना बता रहे थे। मैं वहीं उनके स्टेज पर बोला कि आप हिंदू का मतलब मत बताइए, जो एक्स मुस्लिम होते जा रहे और जो मुस्लिमों के पूरे कुरान पर प्रश्न चिन्ह उठाते उन पे बात कीजिए। जो आप पे प्रश्न उठाते कि आपके लिए कुरान बड़ा है या संविधान बड़ा है, उसका जवाब दीजिए। छोड़िए ना हमको, हम हिंदू थे, अपमानित है, कैसे भी हो, हमको लड़ाई लड़नी है हमारे अस्तित्व की, इस देश के अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है हमको। हमको ये लड़ाई आप नहीं लड़ सकते हो। आप वैसे भी बाहर हो गए हो, लड़ाई से बाहर हो गए हो, आप रेफरी भी नहीं बने हो, कहीं बाहर खड़े हो, और आपने खुदा के हवाले खुद को छोड़ दिया है। कम से कम हमारे लिए तो कुछ रहम करो, हमको तो लड़ने दो, हमको तो बचाने दो देश को। ये बहुत ही असल बुनियादी बात आपने कही कि कम से कम जो लोग लड़ सकते हैं, कम से कम जो लोग बात जम करके कह सकते हैं, उनका साथ तो दें। और मुसलमान अब रेफरी भी नहीं रहा, ये बहुत ही अहम बात है और ये समझने की बात है। जब आप ये कह रहे थे तो मुझे वो याद आ रहा था कि
बीजेपी के लोग शुरू में कहते थे कि मुसलमानों की वोट को इररिलेवेंट बना दो, और फिर उसके बाद में ये भी बात आई कि मुसलमानों का वोट देने का अधिकार खत्म कर दो, और अलग अलग तरीके से मुसलमान की जो जो डेमोक्रेसी में कोई ताकत हो सकती है, जो हक हो सकता है, वो सारे छीनने की बात की जा रही है। तो इस बीच में 10 साल के लिए अधिकार छीन ले, मुसलमानों के 10 साल के लिए अधिकार छीन ले। जो मूल मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, जनसंख्या गिनती का मुद्दा, सब मुद्दे सामने आ जाएंगे। करेंगे नहीं सर, ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनके लिए जातिगत और धर्मगत मुद्दे ही इनको एनर्जी देते हैं, इनको पेट्रोल देते हैं, इनको डीजल देते हैं। ये नहीं करेंगे। लेकिन एक सवाल ये आता है कि क्या ये सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरतें हैं जो ये पूरी कर रहे हैं, या कुछ विदेशों में बैठे हुए लोग हैं जहां पैसा पहुंच रहा है और कुछ किसी और ताकत के लिए काम कर रहे हैं? क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश को तबाह करना भी जरूरी है क्या? पेशवाई राष्ट्र बनाने के लिए 10, 50, 100 लोगों के हाथ में सारी संपदा देने की जरूरत होती है। वो आरएसएस की जो फिलॉसफी है उसमें वो नीत है, और उसमें वो कर रहे हैं। वो सारी संपदा अपने ही नाम से कर लेना चाहते हैं। सारी संपदा उनको चाहिए, सारी संपदा उनको फिर मैनेज करने में आसानी होती है। आप सारे स्लेवरीज का काम करोगे, हम सारे उसी तरीके का काम करेंगे जैसा वो चाहेंगे, ये बात है। ये कोई विदेश में भी इनके ही लोग बैठे हुए। आप देखा नहीं, ऋषि सुनक वहां प्रधानमंत्री बनने की बात जैसी हो गई तो यहाँ से कूद पड़े, यहाँ से कूदफान शुरू हो गई। भाई सोनिया जी विदेशी है तो ऋषि सुनक देशी कैसा हो गया यार? मगर वहां डेमोक्रेसी है तो उन्होंने नाम रेस में रखा है, और यहाँ डेमोक्रेसी उस वक्त भी नहीं थी, क्योंकि ये नहीं चाहते डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र नहीं चाहते। आपने देखा होगा तिरंगे को ये तिरंगा कहते हैं, तिरंगा नहीं है, 4 रंगा है वो। चौथा रंग है नीला, और उसमें 24 आरे बने हुए, वो धम्म चक्र है, अशोक चक्र है। अशोक चक्र न्याय की गारंटी देता है इस देश को। ये हमारा झंडा न्याय की गारंटी देता है, जैसी समृद्धता की गारंटी देता है, संपन्नता की, कुर्बानी की गारंटी देता है, शांति की और प्रॉस्पेरिटी की गारंटी देता है, वैसा वो न्याय की भी गारंटी देता है। न्याय की गारंटी इनको नहीं चाहिए। ये न्याय के बदले निष्ठा रखने की बात करते हैं। मैंने जैसे बोला कि स्वतंत्रता के एवज में वो आपको मुक्ति देना चाहते हैं, तो न्याय के विरोध में ये निष्ठा देना चाहते हैं कि आप निष्ठा रखो, आप कितने भी बुरी हालत में हो, आप जैसे हो वैसे रहो, उससे बुरी हो गए तो रखो, मगर भाइयों पे निष्ठा रखो, देश पे निष्ठा रखो, राष्ट्र पे निष्ठा रखो, प्रधानमंत्री पे निष्ठा रखो, धर्म पे निष्ठा रखो, जाति पर निष्ठा रखो। ये कौन सा देश बनाने के लिए हम लगे हुए हैं, इसको सोचने की जरूरत है। ये लड़के सोचे कि 18 से 20 साल 25 साल के जो लड़के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, उनको सच में इतिहास पढ़ने की जरूरत है, सचमुच का इतिहास पढ़ने की जरूरत है, और वाइस वर्सा इतिहास पढ़ने की जरूरत है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कांग्रेसियों ने लिखा वही इतिहास पढ़ने की जरूरत है, सबने लिखा, और विचार अपना बनाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ आज कहा लाल किले से, उसके पीछे की क्या क्या हकीकतें हैं, तो जो कुछ धरातल पे है और जो कुछ बोला जा रहा है वो बिल्कुल अलग है। जिस तरह से चुनिंदा लोगों के हाथों में पूरा देश दिया जा रहा है वो सबके सामने है। जिस तरह से सब कुछ विदेशों पर डिपेंड किया जा रहा है, झंडा तक बाहर से बन के आ रहा है, और हमारे अपने खादी उद्योग को बढ़ावा नहीं दिया गया, ये भी सरकार का फैसला हमारे सामने है। किस तरह से शिक्षा जहालत को बढ़ाया जा रहा है, मजदूर बनाए जाएंगे, पढ़ने नहीं दिया जाएगा बच्चों को, उसका भी इंतजाम किया जा रहा है। और किस तरह से किसी भी बुरी हालत में हो, आपका पेट खाली हो, आपके आसपास भूखमरी हो, लेकिन आप हम पर निष्ठा रखिए, सरकार पर निष्ठा रखिए। ये एक अजीब किस्म का नशा है, और यही नशा जिसकी शुरुआत अंधभक्ति से हुई थी, यही नशा यहां तक लेके जाने वाला है। इस सब पर जरा ठहर करके गौर करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।